नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर। मैं मनोज सर। आज हम फिर एक नया टॉपिक आपके लेकर के आए हैं, हिंदी व्याकरण का संज्ञा। संज्ञा क्या है कि व्याकरण में मुख्यतः जो पद है उसके 5 शीर्षक आते हैं। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो उसमें 4 विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी, उसका जो भेद अविकारी होता है वो अव्यय होता है। तो विकारी हम बात शुरुआत कर रहे हैं और पहला हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बड़ा आसान सा टॉपिक है। जीवन में लगभग सभी विद्यार्थी, कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी हो, नेता हो, यानी संसार का हर प्राणी, संज्ञा उसका जो नाम है उसी को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की सबसे आसान परिभाषा क्या है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका नाम रखा मार्कर, ये संज्ञा हो गया। ये वाइट बोर्ड है तो इसका नाम वाइट बोर्ड रखा, इसका नाम हो गया संज्ञा। तो सबसे आसान में आसान इसकी परिभाषा क्या है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। वो किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन हम देखते हैं, मोबाइल उसका नाम रखा तो उसका नाम है, ये संज्ञा है उसकी। कहने की बात क्या है कि संसार में जो भी नाम रखे जाते हैं वो संज्ञा है। वो नाम क्या है? किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, भाव का हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सब को जोड़ करके संज्ञा कहा गया। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? इन्हीं सब का जोड़ है। संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब विकारी कौन से होते हैं? इसमें एक बात है, विकारी शब्द कौन से होते हैं? 2 शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन के कारण, लिंग वचन कारक आदि के कारण इसमें परिवर्तन हो जाए, वो विकारी शब्द होता है। और अविकारी कौन सा होता है? इसमें परिवर्तन ना हो। तो मैंने पहले बताया है कि संज्ञा हमारा क्या है? विकारी शब्द है। तो संज्ञा की परिभाषा हो जाती है किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। तो संज्ञा को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि हम ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, लगभग इसकी परिभाषाएं पढ़ी वहीं तक सीमित हो गई। तो इसके आगे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कई अलग तरह से पूछे जाते हैं। मुख्य तौर से भाववाचक संज्ञा बनाना, या व्यक्तिवाचक जातिवाचक कब बन जाती है, जातिवाचक भाववाचक व्यक्तिवाचक कब बन जाती है, क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ ली, हम सभी जानते हैं इसकी परिभाषा। अब जैसे राम क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। जयपुर स्थान का नाम है। आम वस्तु का नाम है। गाय जाति का नाम और सुख भाव का नाम है। तो संज्ञा की जो परिभाषा होगी इसमें से सभी भेदों को इकट्ठा लिखा जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, इतने बोल के बंद कर देते हैं उस बात को कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये आदि अधूरी परिभाषा है। तो इसमें हम तीनों जोड़ने पड़ेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों परिभाषाओं को इकट्ठा करेंगे तभी संज्ञा की परिभाषा बनती है। तो इसके उदाहरण हमने देख लिए। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेदों में हम पढ़ते हैं अलग अलग पुस्तकों में। कहीं में 5 बताए जाते हैं, कहीं 3 बताए जाते हैं। तो इसमें भी हमारा कन्फ्यूज रहता है कि संज्ञा के 5 भेद हैं या 3 भेद हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। संज्ञा के मूल रूप से ये शब्द साथ में जुड़ता है। मूलतः संज्ञा के मूलतः 3 ही भेद हैं। एक तो हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, संज्ञा कितने भेद हैं? मूलतः 3 भेद हैं। अब कई बार कहते हैं कुल कितने भेद हैं, तो हम 5 लिखते हैं, लेकिन मूलतः मुख्य रूप से 3 ही भेद माने जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो 3 ही हैं। और कुल पूछ लें तो 5 बोले जाते हैं, लेकिन संज्ञा के हम लगभग 3 भेद ही माने जाते हैं कि 2 जो और भेद हैं वो जातिवाचक के उपभेद कहे जा सकते हैं या इसी में आते हैं। तो पहला हमारा भेद है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक में भी बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। किसी एक व्यक्ति का नाम सभी है, राम, श्याम, किसी का भी नाम है, जैसे मेरा नाम मनोज है। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। वस्तु, किसी वस्तु का नाम है, जैसे टेबल है, पंखा है, कमरा है, लाइट है, सब जो एक के नाम है उस वस्तु के नाम हो जाते हैं। स्थान के नाम है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, लुधियाना है आदि स्थान का बोध। ये सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक क्या आएगा? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का बोध हो। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होगा? जो एक जाति का बोध कराए। जाति जैसे क्या है?
मानव, मानव एक जाति है, उसमें भी हम दो कर सकते हैं, नर जाति है, मादा जाति है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ठीक है, गाय है, भैंस है। अब गाय भैंस के बाद कोई एक भैंस का नाम भैंस नहीं है, सभी भैंसें आ जाती है उसमें। जैसे मार्कर है, अब मार्कर में एक मार्कर नहीं है, ठीक है, सारे मार्कर आ जाते हैं। तो एक संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तीसरा हमारी भाववाचक, जिसमें भाव को भी संज्ञा कहा जाता है, जैसे अच्छा, बुरा, बुढ़ापा, जवानी, ये सारे सारे भाव आ जाते हैं। तो दो भेद हमने इसके, और जो जातिवाचक ही माने जाते हैं, तीन मूलतः इसके भेद हैं। दो को और हम लिखें तो एक आता हमारा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या आएगा, इसमें धातु का बोध कराए, द्रव्य पदार्थ धातु आदि का बोध कराए। तो इसमें सोना है, चांदी है, ये धातु हो जाएगी, पानी है, ठीक है, तो इसके उदाहरण आ जाते हैं। और पांचवा इसका मानते हैं जो समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या आएगा, एक समूह का बोध कराए, जैसे कक्षा है, सेना है, पुलिस है, जो किसी समूह का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन मुख्यतः ये दोनों जो हैं हमारे द्रव्यवाचक समूहवाचक है, जातिवाचक में ही आते हैं, जातिवाचक के ही भेद माने जाते हैं। तो ये तो हमारी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, मूलतः इसके तीन भेद हैं और कुल इसके 5 भेद हम मानते हैं। जब भी पेपरों में आए या तो पूछा जाएगा आपसे कि मूलतः कितने भेद हैं, तो हमें 3 ही लिखने हैं, और दोनों ऑप्शन आए तो उसमें 3 ही लिखेंगे, और दोनों 3 और 5 दोनों आ जाते हैं तो हमें 3 ही ऑप्शन उसमें लिखना। कुल भेद पूछ ले, साथ में लिखा हो तो हम 5 लिखेंगे। ये थी हमारी संज्ञा और उसके भेद। आगे हम पढ़ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, इसको अभी आगे शुरू करने जा रहे हैं। भाववाचक मुख्यतः बनती है जातिवाचक संज्ञाओं से, विशेषण से, सर्वनाम से, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं किससे बनाई जाती है, ये मुख्यतः जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से, अविकारी शब्दों से। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। जातिवाचक हमने जैसे पहले जान लिया, जातिवाचक क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक संपूर्ण जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब उनको भाववाचक कैसे बनाएंगे, जैसे इंसान है, इंसान एक जाति है, तो इंसान से इंसानियत, इंसानियत एक भाव आ जाता है, इंसानियत क्या है, भाव आ जाता है, ठीक है। और शत्रु, शत्रु जातिवाचक संज्ञा के, शत्रु यानी सभी शत्रु आ जाते हैं, किसी के भी हो, तो शत्रुता, शत्रुता उसका भाव है, मन में भाव रखना। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, बस थोड़ा सा इसको हम इजली लें कि भाव जो हमारे भीतर हैं, अच्छा, बुरा, अपनापन, परायापन, ये सारे भाव हैं। अब इनको किसी दूसरे शब्द से, जाति शब्द से, युवक है, युवक से यौवन हो जाएगा, ठीक है, तो ये यौवन क्या है, एक भाव है। मित्र है, मित्रता एक भाव आ जाएगा। पशु से पशुता इसका भाव आ जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं ऐसे बनती हैं, ठीक है। दूसरी भाववाचक संज्ञाएं बनती है हमारे सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कि जिन शब्दों का हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें सुंदरता, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। अब सर्वनाम से क्या है, हम भाववाचक कैसे बनाए, जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है। अपना से अपनापन, ठीक है, अपनापन, अपनत्व भी कह सकते हैं, अपनत्व, ये दोनों के इसके भाववाचक हो जाएंगे। जैसे निज है यानी स्वयं, निजता, निजत्व या निजता, दोनों इसके हो सकते हैं, निजता भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा जैसे प्राया, प्राया से प्रायापन, ठीक है, तो ये सर्वनाम है। ऐसे मम से ममत्व, ऐसे अनेक उदाहरण इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे एक से एकता हो जाएगा, ठीक है, आप से आपा हो जाएगा। ऐसे सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। उससे आगे आता है विशेषण शब्दों से। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखो कई शब्द विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर, जो हम बताता हूँ आपको कि विशेषण जब पढ़ेंगे, विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होते हैं। भाव, कई बार हम क्या कहते हैं, भाव के शब्द जैसे विशेषण में हमें वहाँ जब कोई एग्जाम में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में और विशेषण में डिफरेंस करना हमारा कठिन हो जाता है। जैसे निपुण क्या है, विशेषण शब्द है। निपुणता,
उसमें प्रवीण होना, वो हमारा भाववाचक हो जाएगा। जैसे बुरा है, बुरा बुरा विशेषण शब्द हो गया, बुरा से बुराई जो हो जाएगी वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सरल सरलता, वीर वीरता, काला कालिमा। तो भाववाचक में और विशेषण शब्द में थोड़े डाउट आते हैं, वो हम आगे वीडियो में करेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, तब उसमें हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पढ़ लिया है जातिवाचक संज्ञा उससे विशेषण, कुछ उदाहरण पढ़े हमने, सर्वनाम से पढ़े हैं और विशेषण से पढ़े हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं क्रिया से और अव्यय से कैसे बनाई जाती है, नंबर 3 पे। तो हम आगे पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा बनाने में नंबर 4 पर। नंबर 4 में क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्द कौन से होते हैं, जैसे हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, क्रिया शब्द वे होते हैं जो किसी काम के करने या होने का बोध कराए, वो क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएगी, जैसे लिखना क्या है, क्रिया है, तो लिखावट क्या हो जाएगा इसकी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई हो जाएगा इसका। चमकना का चमक हो जाएगा, मारना का मार हो जाएगा, उड़ना का उड़ान। तो ये क्या है, क्रिया शब्दों से हमारे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कुछ उदाहरण है, अगले हैं अव्यय शब्दों से। अव्यय शब्द कौन से होते हैं, अव्यय को बोलते हैं अविकारी शब्द। अव्यय कौन से बोलते हैं, अविकारी शब्द, जो किसी भी अवस्था में न बदले, लिंग के कारण, वचन के कारण आदि कारण से परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द मुख्यतः 5 होते हैं। क्रिया विशेषण है हमारे, समुच्चय बोधक है, निपात है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया ये अव्यय शब्दों में आते हैं। अव्यय शब्द से नीचे, नीचे किसी अवस्था में नहीं बदलता, अव्यय शब्द है। नीचे से नीचाई, समीप से समीपता, कम से कमी, दूर से दूरी, मना से मनाही, इसके अव्यय शब्दों से इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद और भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम हो, भाववाचक संज्ञा कई बार पूछ लेते हैं, और भाववाचक में तो इसके शब्द तो बहुत हैं, लेकिन बस थोड़ा समय देखना है इसका भाव क्या होगा, तो फिर इसको समझ सकते हैं। उसको अपने पे लेके देखना है, इसको भाव हमें कैसे बनाना है। अब इसके अलावा संज्ञा के 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, 2-3 क्वेश्चन और क्या बनते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है। पहला क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ जाता है, पूछ भी लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना। ठीक है, अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा बनना या बनना या बनाना कैसे बनाई जाती है। अब व्यक्तिवाचक क्या होती है, जो एक व्यक्ति का बोध कराए, एक वस्तु का बोध कराए, एक स्थान का बोध कराए। अब जातिवाचक है जो पूरी जाति का बोध कराए। तो ऐसा कब होता है, इसके भी उदाहरण हैं कुछ। जैसे हम एक उदाहरण इसका लेते हैं इसको बनाने के लिए, जैसे देश को आज भगत सिंहों की जरूरत है। देश को आज भगत सिंहों की जरूरत है, गर्व, कुछ भी हम इसका वाक्य बना सकते हैं। अब देखो, भगत सिंह क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस जो उदाहरण मैंने लिखा है, इसको अगर हम पढ़ें, देश को आज भगत सिंहों की जरूरत है, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, यहाँ भगत सिंह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, ये किसके लिए, जो देश के लिए बलिदान कर दें, ऐसे नौजवानों की जरूरत है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि देश को आज जो देश पे बलिदान कर दें, देश के लिए मर मिट जाएं, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो भगत सिंह पूरी जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ, वीर नौजवान पुरुषों जो देश के लिए मर मिटे, उनका बोध भगत सिंह शब्द यहाँ पर करवा रहा है। तो इस वाक्य में क्या बन गया हमारा कि भगत सिंह जो व्यक्तिवाचक था वो जातिवाचक का काम कर रहा है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा हमारी बन जाती है। ठीक है, बन गई कि नहीं बन गई। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे कोई और उदाहरण हम इसका लें, वीर पुरुषों की भांति, जैसे देश को आज जयचंदों की जरूरत नहीं है। ठीक है, देश में आज बहुत ज़्यादा जयचंद हो गए, ये भी ऐसे निश्चित है कि देश में आजकल बहुत ज़्यादा जयचंद है। अब देखो, अब जयचंद शब्द एक व्यक्ति का नाम है,
लेकिन हम जयचंद किसके लिए प्रयोग करते हैं? गद्दारों के लिए। ठीक है, तो ये ठीक है भी ऐतिहासिक पुरुष है ये, लेकिन उसने उस समय जब देश के साथ गद्दारी की थी, तो आज हम ये वाक्य बोल देते हैं, कई जगह प्रयोग भी करते हैं, अभी देश के मियाज का बहुत जयचंद गद्दार हैं। ठीक है, तो यहाँ एक जाति का बोध करवा दिया, व्यक्ति का बोध उसने नहीं करवाया। ये हमारा क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना। ये एक क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पूछ लें आपको भी, यहाँ भगत सिंह अंडरलाइन कर दे, जातिवाचक व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा है, तो हमें उस समय ध्यान देना पड़ेगा। ये तो था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना। और क्या है? जातिवाचक संज्ञा भाववाचक भी बन जाती है। नंबर 2 पे हम क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक बनना। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक बनना या बनाना। ठीक है, अब ये भी प्रश्न हमारे आता है कि जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक कब बन जाती हैं? कब बन जाती है? तो जातिवाचक की हमारी परिभाषा क्या है? जातिवाचक हमारी परिभाषा है कि जो संज्ञा शब्द एक संपूर्ण जाति का बोध कराए वो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति का बोध कराए। तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक कैसे बनेगी? देखें, इसका भी उदाहरण लेते हैं हम कोई। जैसे एक उदाहरण है, गांधी जी देश की महान विभूति थे, हैं या थे, दोनों प्रयोग थे, मतलब पहले थे, लेकिन अब भी हम मानते हैं उनको, है ही प्रयोग है, महान विभूति हैं। तो गांधी एक जाति का बोध करवाता है, लेकिन हम गांधी जी किसके लिए प्रयोग करते हैं? महात्मा गांधी के लिए। तो इस लाइन में गांधी जी किसको समझेंगे? महात्मा गांधी, यानी एक व्यक्ति को समझेंगे। एक व्यक्ति को समझे तो क्या हो जाएगी? ये गांधी जी व्यक्तिवाचक प्रयोग हो रही है। और भी हम ऐसे नेताजी क्या है? नेता सारे नेता आ जाते हैं, लेकिन किसके लिए प्रयोग करते हैं? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार हम एक लाइन और लिखते हैं, जैसे हर घर में सीता तो मिल जाती है पर राम नहीं मिलते। ठीक है, तो राम एक शब्द है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो जातिवाचक बन जाता है। ऊपर वाले में आएगा इसको उदाहरण। तो अब नेताजी ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। अब नेताजी क्या है? वैसी जाति है, यहाँ क्या है? नेताजी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो ये यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक हमारी प्रयोग की जाती है। ठीक है, समझ गए। और तीसरा हमारे इसमें प्रश्न बनता है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है या कब बनाई जाती है? तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक कब बनती है, कैसे बनती है? जातिवाचक बनाना या प्रयोग होना। ठीक है, प्रयोग भी लिख सकते हैं, जातिवाचक रूप में प्रयोग होना। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होना। इसके क्या है? हमको उदाहरण है, जैसे सब पहरावे गठरी में बांध लो। इसका उदाहरण लेते हैं, सब पहरावे गठरी में बांध लो। अब ये मैंने वाक्य लिखा, सब पहरावे गठरी में बांध लो। अब पहरावा शब्द क्या है? पहरावा हमारा शब्द है, किसमें प्रयोग होता है? भाववाचक में। पहनना होगी क्रिया, पहरावा उसका हो गया भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर क्या है? सब पहरावे गठरी में बांध लो, यानी सब पहरावे, सभी कपड़े, जो पहनने वाले कपड़े उनको गठरी में बांध लो। तो पहरावा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सभी कपड़ों के लिए जो हम पहनते हैं। तो यहाँ ये क्या है? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती है। तो ये हमारी थी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयोग करना। सब पहरावे गठरी में बांध लो। तो पहरावा क्या है? एक हमारा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ किसके लिए प्रयोग हो रहा है? जातिवाचक। जाति कौन है? उन सभी का जो पहने जाते हैं कपड़ों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो जातिवाचक में प्रयोग हो रहा है। तो ये तो हमारा था संज्ञा का पूरा टॉपिक। वो हमने पढ़ लिया है, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो हमारे संज्ञा में हमने क्या क्या पढ़ा आज? कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के 3 भेद और कुल 5 भेद हमने उसके पढ़े। फिर इसके अलावा भाववाचक संज्ञाएं बनानी पड़ी। भाववाचक संज्ञा किससे बनती हैं? जातिवाचक से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं, क्रिया से बनती है, विशेषणों से बनती है, अव्यय से बनती है। उसी प्रकार हमारे 3 जो मुख्य क्वेश्चन खासकर पूछ लेते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना,
जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनना और भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना। तो ये हमने संज्ञा का टॉपिक पढ़ा, कंप्लीट पूरा हो गया हमारा आज। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारी एक एक वीडियो बनती जाएगी। तो संज्ञा अब फिर भी कोई न्यूनताएं रह सकती है, कमेंट करके हमें जरूर बताना हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।